बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 80 किस्तें सुन चुके हैं और अब 81 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। तहज़ीब के चेहरे पर भी तशवीश के आसार नज़र आने लगे थे और मैं भी सोचने लगा था कि दर हकीकत ऐसी किसी इमारत से हमें बआसानी निशाना बनाया जा सकता है। ओली बावड़ यकीनन मामूली तैयारियों के साथ यहाँ ना पहुँचा होगा। ये एक लम्हा फिक्रिया था। अपनी ज़िंदगी से मुझे ज़्यादा तहज़ीब की ज़िंदगी की फ़िक्र थी जिससे अब मेरी तमाम ज़िंदगी वाबस्ता थी। तारीना हाडू हमारी सूरत देख रही थी और मैं ये सोच रहा था कि कौन सा ऐसा तरीकाकार हो जिससे ओली बावड़ को धोखा दिया जा सके। ये दिलचस्पियाँ तो अब मेरी ज़िंदगी की साथी बन चुकी थी और मैं इसी आंख मचोली में ज़िंदगी बसर करने का फ़ैसला कर चुका था। चुनाचे मेरा ज़हन किसी ऐसी तरकीब की तलाश में था जिससे ओली बावड़ को एक बार फिर एक अजीम धोखा दिया जा सके। तारीना हाडू पुरख्याल निगाहों से मुझे देख रही थी। उसने कुछ कहने के लिए होंठ खोले ही थे कि मैंने कहा, बात किसी की फिक्र या परेशानी की नहीं है मिस हाडू। खुदा के फजल से मैं अपनी हिफाजत कर सकता हूँ, लेकिन आपके मुल्क में मैं एक मेहमान की हैसियत और किसी मेहमान को ज़ेब नहीं देता कि वो मेज़बान के लिए परेशानियाँ खड़ी करे। इसलिए मैं कोई ऐसी नहीं अली, तुम्हें ये सब कहने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारे बारे में कौन नहीं जानता। तुम एक अफरीती ताकत को फना कर सकते हो, तो फिर इन लोगों से निमटना तुम्हारे लिए कौन सा मुश्किल है। हम भी तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकते हैं। मजाल है किसी की कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए। मैं तो बस ये चाहती थी। मेरे जहन में एक तजवीज़ है तारीना। क्या अली? एंगल टावर से सिर्फ ये जायज़ा लिया जा रहा होगा कि हमारी यहाँ की क्या मसरूफियात हैं। मुमकिन है टेलीस्कोप और राइफलों की मदद से हमें यहाँ हलाक करने की कोशिश भी की जाए। हम इस इमारत में रहते हुए उस खतरे से अपना तहफ़्फ़ुज़ भी कर सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि इस इमारत में रहा ही क्यों जाए। मैं यही तो कह रही थी कि हमें सरकारी तहफ़्फ़ुज़ में कहीं और मुंतकिल कर दो। मैंने दोबारा उसकी बात दरमियान से काट दी। लेकिन तारीना, हम काफ़ी दिन सरकारी मेहमान रह चुके हैं। अब हमें कुछ अर्सा यहाँ अपने तौर पर रहने की इजाज़त दिलवा दो। तुम दोनों को यहाँ की शहरियत दी जा चुकी है। यहाँ तुम किसी दूसरे मुल्क के बाशिंदे की हैसियत से नहीं बल्कि यहाँ के रहने वालों की हैसियत से मुकीम हो। फिर किसी तरह की इजाज़त क्या मायने रखती है। मेरी हुकूमत तुम्हें हर तरह की सहूलतें फराहम करने के लिए तैयार है। शुक्रिया तारीना, मुझे यहाँ क़याम के लिए कानूनी दस्तावेज़ात दरकार हैं और अब मैं इस इमारत से बाहर निकलना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे वतन की सियाहत करूँगा, लेकिन सरकारी तौर पर नहीं, एक आम आदमी की हैसियत से। लिहाजा इस सिलसिले में इंतजामात कर दो। हर तरह हाजिर हूँ अली, तारीना ने कहा और मैं उसकी आसान तरीन तरकीब उसे बताने लगा। तारीना ने मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी। वाकई आसान नुस्खा है, बल्कि तुम्हारी इस तजवीज़ से एक और तरकीब मेरे जहन में आई है जो बहुत ही दिलचस्प है। क्या? मैंने पूछा। क्यों ना तुम्हें यहाँ से बैरूत रवाना कर दिया जाए। बैरूत क्यों? लेकिन बैरूत तुम नहीं जाओगे, बल्कि तुम्हारे और तहज़ीब के हमशक्ल जाएंगे। तुम यहीं रहोगे। इस तरह हम तुम्हारे दुश्मनों को बैरूत पार्सल कर देंगे। इसी दौरान तुम अपने आइंदा प्रोग्रामों पर आज़ादी से सोच सकोगे। मैं थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर कहा, आइडिया अच्छा है, लेकिन जिन लोगों को तुम हमारे मेकअप में बैरूत भेजोगी उनकी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी। तारीना भी है कि नहीं है अली, मैं ऐसे लोगों का इंतखाब करूंगी जो इसके मुस्तहिक हों। मसलन ऐसे कैदी जो इसराइली हैं, उनमें से 2 का इंतखाब कर लिया जाएगा। उन्हें जेल से फरार कराया जाएगा। उनके मददगार उनका मेकअप करेंगे और उन्हें बैरूत रवाना कर दें। उनके फरिश्तों को भी इल्म ना होगा कि इस मेकअप में उन पर क्या मुसीबत नाजिल होने वाली है। अगर वो हावड़ के शिकार हो जाएं तो उनकी तकदीर, और अगर बचकर निकल जाएं तो भी उनकी तकदीर। अगर हावड़ उन्हें गिरफ्तार कर लेता है तो उसका जी खुश हो जाएगा और इसी दौरान तुम्हें अपने बारे में फैसला करने का मौका मिल जाएगा। तारीना हाडू ने कहा। मैं उसे ओली बावड़ के बारे में तफसीलात बता चुका था। तहज़ीब ने दिलचस्पी से गर्दन हिलाते हुए कहा, उम्दा प्लान अली, मुझे बेहद पसंद आया। आपको काफ़ी मेहनत करना होगी तारीना, तुमने भी तो हमारे लिए काफ़ी मेहनत की है अली। बहरहाल पहले मैं तुम्हारे प्रोग्राम पर अमल कर लूँ। हाँ ये बताओ, तुम रहना कहाँ पसंद करोगे, ताकि मैं तुम्हारी पसंद के मुताबिक तुम्हारे लिए किसी प्राइवेट रिहाइशगाह का बंदोबस्त भी कर सकूँ। और अगर किसी होटल में चाहो तो होटल ही बेहतर रहेगा। प्राइवेट रिहाइशगाह में बिला वजह दूसरों से रब्ता रखना पड़ता है। बल्कि मेरे ख्याल में तो मैडम, आपको इस सिलसिले में तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा हम भी तो बाहर की दुनिया देखें कि कैसी है, मैंने कहा और तारीना हाडू मुस्कुराने लगी। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारी तफरियात में मुज़ाहम नहीं होंगी, लेकिन यहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत हो तुम मुझे उससे आगाह करते रहोगे। अगर कोई तकल्लुफ़ किया तो मैं ये समझूंगी कि तुम्हें हमारे खुलूस पर भरोसा नहीं है।
اصل مسئلہ اخراجات کا ہے میڈم تارینہ، ظاہر ہے ہم غریب الوطن لوگ کرنسی نہیں رکھتے۔ تم نے شاید اپنی خوابگاہ میں رکھی تجوری کا جائزہ نہیں لیا، اس میں تمہارے لیے بہت کچھ رکھ دیا گیا ہے۔ ویسے میں تمہارا اکاؤنٹ کس نام سے کھول دوں تاکہ تمہیں کسی جگہ کوئی دقت نہ ہو؟ یہ رقم بطور قرض ہوگی، کسی بھی جگہ سے آپ کو روانہ کی جا سکتی ہے، میں نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے بھائی، جیسا تم مناسب سمجھو، میں تم سے کسی بھی سلسلے میں بحث نہیں کروں گی۔ اگر تم ہماری کسی کوشش کو اپنے اوپر احسان سمجھو تو جب دل چاہے یہ احسان اتار دینا، ہم اعتراض نہیں کریں گے۔ حالانکہ یہ ایک مذاق والی بات ہے، تم اگر چاہتے تو نہ جانے کیا کچھ حاصل کر سکتے تھے۔ ایک بہت بڑی دولت جو کسی ایک خاندان کو مل جائے تو اس کی پشتیں عیش کر سکتی ہیں، تم نے ٹھکرا دیا ہے۔ لیکن میں تمہارے قومی جذبے کو سلام کرتی ہوں، ظاہر ہے وہ ایک بہت بڑا کام تھا، لیکن علی تمہارا ابھی ہم پر بہت قرض ہے۔ حائل جوشو کے ذریعے جو کچھ حاصل کیا جا رہا ہے وہ ہمارے لیے اتنا قیمتی ہے کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس میں سے ایک بڑا کمیشن تمہارا بھی تو بنتا ہے۔ ہم اگر تمہیں سالہ سال تک ادائیگی کرتے رہیں تب بھی بہت بڑی رقم ہمارے اوپر واجب رہے گی۔ بھائی جب حساب کتاب کرنے پر آئے ہو تو میں یہ باتیں کہہ ہی رہی ہوں۔ یہ بتائیں میڈم تارینہ کہ بیچاری مارٹینا کو تو اس سلسلے میں کوئی خطرہ نہیں ہے نا؟ مجھے تعجب ہے کہ اولی بابڑ نے یہ سراغ لگانے کی کوشش کیوں نہیں کی کہ حائل جوشو کس طرح میرے پھندے میں پھنس گیا۔ تم اگر منظر عام پر نہ ہوتے اور اولی بابڑ صرف تمہارا دشمن نہ ہوتا تو وہ حائل جوشو ہی کے پیچھے پڑ جاتا، اور میں نہیں کہہ سکتی کہ اس کے بعد ہم اپنا کام جاری رکھ سکتے یا نہیں۔ یقیناً اس طرح میڈم مارٹینا کو اپنی پوزیشن بحال رکھنا مشکل ہو جاتی، اور اس صورتحال میں صرف اتنا بھی بہت خیال کیا جاتا کہ ہم آپ دوست کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ تمہاری ہی ذات ہے جس سے ہمیں لاتعداد منافع حاصل ہوئے۔ تارینہ ہرڈو خاصی دیر تک ہم سے گفتگو کرتی رہی اور اس کے بعد وہاں سے چلی گئی۔ اینگل ٹاور نامی عمارت ہماری رہائش گاہ سے نظر آتی تھی، اس کے کچھ دفاتر کا رخ اسی سمت بھی تھا، اور ہم یقیناً ایک خطرناک صورتحال سے دوچار تھے۔ چنانچہ حفظ ما تقدم کے طور پر ایسی اندرونی جگہوں کا انتخاب کر لیا گیا جو سامنے سے نظر نہیں آ سکتی تھی۔ تقریباً 12:30 بجے میں نے پروگرام کے مطابق ٹیلی فون کی وائرنگ 1-2 جگہ سے خراب کر دی۔ یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ اگر اولی بابڑ فون کر کے یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ یہاں ہمارے مشاغل کیا ہیں تو اسے ناکامی ہو، اور اس کے بعد ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ کی گاڑی دیکھ کر وہ یہ نہ سوچ سکے کہ کوئی چال چلی جا رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حسب پروگرام ایک شخص ہم نے روانہ کیا۔ یہ اس عمارت میں ملازم کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس نے ایک پبلک کال بوتھ سے جا کر ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ کو یہاں کا ٹیلی فون نمبر خراب ہونے کی اطلاع دی، اور ٹھیک 20 منٹ کے بعد ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ کی ایک گاڑی عمارت میں داخل ہو گئی۔ اسی دوران تارینہ ہرڈو کا ایک خاص آدمی ایک عام ملازم کی حیثیت سے ہمارے میک اپ کا سامان لے آیا تھا، اور اس کی آمد کوئی ایسی اہم بات نہیں تھی جسے دوسرے لوگ خصوصاً محسوس کریں۔ تہذیب مالک ایکس اور میں اپنے چہروں پر میک اپ میں مصروف ہو گئے تھے۔ پھر جب ٹیلی فون کی گاڑی عمارت کے عقب میں پہنچی تو ہم دونوں اطمینان سے اس میں جا بیٹھے۔ ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ کے لوگ پرسکون انداز میں اپنا کام کر رہے تھے، ان کا انتخاب پہلے ہی کر لیا گیا تھا۔ ان میں سے ایک نے باہر جا کر ٹیلی فون پول پر بھی کچھ تار وغیرہ درست کیے تھے تاکہ بیرونی طور پر دیکھنے والوں کو کوئی شبہ نہ ہو، اور اس کے بعد انہوں نے ٹیلی فون کی لائن بحال کر دی اور باہر ہی سے یہاں ٹیلی فون کر کے اس ٹیلی فون کی درستگی کے بارے میں سوالات کیے۔ اس طرح اگر یہ ٹیلی فون ٹیپ ہو گیا تھا تو ٹیپ کرنے والوں کو یہ اطلاع مل سکتی تھی کہ اب ٹیلی فون درست ہو گیا ہے۔ پھر ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ کی گاڑی سٹارٹ ہو کر عمارت سے باہر نکلی اور ٹیلی فون ہاؤس کی جانب چل پڑی۔ عقبی حصے سے ہم دونوں اس بات کا جائزہ لے رہے تھے کہ اس گاڑی کا تعاقب تو نہیں کیا جا رہا۔ بات اگر اولی بابڑ کی نہ ہوتی تو شاید اتنی احتیاط کی ضرورت پیش نہ آتی۔ ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ کے ایک آدمی نے، جو در حقیقت تارینہ ہرڈو کے ڈپارٹمنٹ کا آدمی تھا، ہمیں 2 سوٹ کیس پیش کیے۔ کچھ تھوڑا سا سامان ہم خود ساتھ لے آئے تھے۔ پھر اس نے کہا، میڈم نے آپ لوگوں کے لیے ہوٹل کارسائنوں کا انتخاب کیا ہے۔ یہ اطلاع اس لیے دی گئی ہے کہ اگر میڈم آپ سے رابطہ قائم کرنا چاہیں تو کوئی دقت نہ ہو۔ کارسائنوں میں آپ کو کمروں کے حصول میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ ہم آپ کے لیے خود ہی وہاں روم لے لیتے، لیکن یہ اس لیے نہیں کیا گیا کہ ممکن ہے آپ ہماری تجویز سے متفق نہ ہوں۔ شکریہ مسٹر، آپ ہمیں کسی ایسی جگہ اتار دیں جہاں سے سواری ملنے میں ہمیں کوئی دقت نہ ہو۔ 2 منٹ کے بعد آپ گریو وائن کے اسٹیشن پہنچ جائیں گے۔ یہاں سے آپ کو کہیں بھی جانے کے لیے ہر طرح کا کنوینس دستیاب ہو سکتا ہے۔ ریلوے اسٹیشن سے آپ کسی بھی جگہ پہنچ جائیں گے۔
मैंने मुतमईन अंदाज में गर्दन हिला दी और फिर ग्रेव वाइन अंडरग्राउंड स्टेशन के दाखिली गेट से कुछ फासले पर टेलीफोन डिपार्टमेंट की गाड़ी रुक गई और हम दोनों नीचे उतर आए। गाड़ी फौरन ही आगे बढ़ गई थी। हम दोनों इतराफ का जायजा लेने लगे। ट्यूब ट्रेन स्टेशन पर खासी गहमा गहमी थी, लोग आ जा रहे थे। थोड़ी देर के बाद एक टैक्सी आकर रुकी। मैंने तारीना हार्डू की बात इसलिए मान ली कि अभी मुझे उससे राब्ता कायम रखना था। चुनाचे टैक्सी ड्राइवर को मैंने कार साइनो चलने के लिए कहा। यह आला दर्जे का एक इंतहाई खूबसूरत होटल था जिसे देखकर आंखें खुल जाती थी। इसकी 5वीं मंजिल पर हमें डबल रूम हासिल करने में कोई दिक्कत पेश नहीं आई। पोर्टर हमारा सामान कमरे में छोड़कर वापस चला गया तो तहजीब मालिक एक्स ने कमरे की बगली खिड़की खोलकर बाहर का मंजर देखा और मुझे मुतवज्जो करके बोली, अली जरा इधर आओ, यहाँ से कितना खूबसूरत मंजर नजर आ रहा है। मैं उसके करीब जा खड़ा हुआ। ऊपर नीचे कई सड़कें नजर आ रही थी जिन पर दौड़ती हुई गाड़ियां आंखों को बहुत भली मालूम होती थी। लातादाद बिल्डिंगें तहद्दे नजर बिखरी हुई थी। एक इमारत में स्विमिंग पूल भी नजर आ रहा था। शायद वो किसी क्लब की इमारत थी। हम दोनों काफी देर तक इस मंदिर में गुम रहे और फिर मैं तहजीब के शाने पर हाथ रखकर वापस पलट पड़ा। वो खिड़की का पर्दा खींचकर मेरे सामने आ बैठी। थोड़ी देर तक मैं उसकी शक्ल देखता रहा। तहजीब के होंठों पर मुस्कुराहट थी। फिर मैंने कहा, तहजीब तुमने मेरा वतन नहीं देखा, वो इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। हाँ अली, मैंने तुम्हारा वतन नहीं देखा लेकिन तुम्हारे वजूद में उसकी खूबसूरती को महसूस जरूर किया है। अगर वक्त ने इजाज़त दी तो कभी मैं तुम्हें अपने वतन जरूर ले जाऊंगा और फिर तुम खुद मुशाहिदा कर लेना कि इन बुलंदो बाला इमारतों के दरमियान इस जदीद जिंदगी में वो सुकून नहीं जो मेरे वतन की सरजमीन पर लहलहाते खेतों में है। तहजीब ने मुझे वतन की दास्तान में भटकने ना दिया, वरना इन दास्तानों का तज़किरा करते हुए मैं हमेशा उदास हो जाता था और तहजीब इस वक्त उदासी नहीं चाहती थी। चुनाचे उसने मौजू ही बदल दिया। अली, ये बात तो तय है कि हम यहाँ ज्यादा अरसे क़याम नहीं करेंगे, लेकिन हमारे ज़हन में अपनी आइंदा ज़िंदगी के मंसूबे होने के बावजूद नहीं है और हम अभी तक ये नहीं कह सकते कि हमारे आइंदा के इक़दामात क्या होंगे। यकीनन तहजीब, इस सिलसिले में बहुत कुछ गौर व खोज करना होगा। तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन के हुक्काम का दिल मेरी जानिब से साफ हो चुका है। उसकी तरफ से मुझे बैरूत वापस बुलाने की कोशिशें जारी रहेंगी। मेरे दिल में भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं तहजीब, लेकिन मैं सोचता हूँ कि वो लोग अपने तौर पर जो कुछ कर रहे हैं करते रहें और मैं अपना फ़र्ज़ पूरा करूँ। उनके साथ मिलकर मैं कोई इतना बड़ा काम नहीं कर सकता जो मुनफरिद हैसियत में कर सकता हूँ। गोटे इल्म इसराइली मंसूबों को नाकाम बनाकर मेरा ख्याल है मैंने खासा अहम काम किया है और उसके बाद ये हायल जोशू का मसला और अब तहजीब इसकी आदत हो गई है। चुनाचे बैरूत वापसी मेरे लिए बिल्कुल बेमकसद है। मेरे ज़हन में मुस्तकिल ये ख्याल गर्दिश करता रहा है कि वापस अमेरिका जाकर अपनी कार्रवाइयों का नए सिरे से आगाज़ करूँ और अहम तरीन मकासद को नाकाम बनाने के लिए उससे बेहतर जगह और कोई नहीं, क्योंकि वहाँ पर दौलतमंद यहूदियों का एक बहुत बड़ा तबका मौजूद है जो दुनिया भर में और ख़ुसूसन यूरोपीय ममालिक में इसराइली मफादात का निगरान है और नित नए मंसूबे वहाँ जन्म लेते रहे हैं। मेरी ख्वाहिश है तहजीब कि मैं अपने तौर पर एक ऐसा गिरोह बनाऊँ जो सिर्फ इस मकसद के लिए काम करता रहे और बहर तौर मैं इसकी तकमील करूँगा अगर ज़िंदगी रही तो। इंशाअल्लाह हम दोनों मिलकर अपने इस अजीम मिशन को पूरा करेंगे, तहजीब ने पूरे एतमाद लहजे में कहा। नई शक्ल सूरत में हमें सैर व तफरीह में कोई दिक्कत नहीं हो सकती थी। चुनाचे ये शाम बहुत पुरलुत्फ रही। तैयारियां करके हम बाहर निकल आए और उसके बाद इस हुसीन शहर की पुररौनक सड़कों पर आवारा गर्दी करने लगे। रात का खाना एक खूबसूरत से रेस्तोरान में खाया और उसके बाद खासी रात तक वहाँ के प्रोग्रामों से लुत्फानंदोज होते रहे। तहजीब बहुत मसरूर नजर आ रही थी। जब रात भीग चली तो हम दोनों एक टैक्सी में बैठकर अपने होटल में पहुंच गए। दूसरा और तीसरा दिन भी बिल्कुल खामोशी से गुजर गया। इसी दौरान ना तो तारीना हार्डू ने मुझसे राब्ता कायम करने की कोशिश की थी और ना ही मैंने इसकी ज़रूरत महसूस की थी। चौथे दिन उस वक्त जब हम नाश्ता कर रहे थे, दरवाजे पर दस्तक हुई और हमने ये समझ कर कि वेटर के अलावा और कौन हो सकता है, दस्तक देने वाले को अंदर आने की इजाज़त दे दी। लेकिन अंदर दाखिल होने वाली तारीना हार्डू थी। मैंने एक निगाह में महसूस कर लिया था कि तारीना हार्डू ने अपने हुलिये में एक खूबसूरत तब्दीली पैदा की है। सिर्फ इतनी कि उसने अपने चेहरे का रंग प्याजी माइल कर लिया था और खदो खाल में एक हल्की सी तब्दीली पैदा की थी जिससे वो स्पेनिश नस्ल की कोई लड़की मालूम होती थी, लेकिन जानने वाले एक निगाह में उसे पहचान सकते थे। सही वक्त पर पहुंची हूँ, यही सोचा था कि नाश्ता तुम्हारे ही साथ करूंगी। उसने पलटकर दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, मैं अभी वेटर से आपके लिए नाश्ता तलब करता हूँ। मैंने कहा, ज़रूर ज़रूर,
और इस वक्त तक मुझे कॉफ़ी का एक कप बना दो, बाहर खासी सर्दी है। तारीना आडू के अंदाज से महसूस होता था कि वो पुरसुकून है और कोई ऐसी बात सुनाने नहीं आई जो हमारे लिए बायस तशवीश हो। काफ़ी पीते हुए वो खामोश रही और फिर वेटर ने हमारे नए आर्डर की तकमील कर दी। नाश्ते से फारग होकर हम पुरसुकून अंदाज में बैठ गए। तब तारीना आडू ने कहा, मैंने अपना काम पाया तकमील तक पहुंचा दिया है अली। इससे कबल तुम्हारे पास आना या फ़ोन पर तुम्हें मुखातिब करना मैंने मुनासिब नहीं समझा था, लेकिन अब यह दिल खुशकन इतला थी, इसलिए तुम्हें देना ज़रूरी थी। गुड, वेरी गुड। गोया हाँ, तफसील इसकी कुछ इस तरह है। नंबर 1, एंगल टावर से इस इमारत में मौजूद किसी फर्द के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। 2 ही वजूहात हो सकती हैं इसकी, या तो उन लोगों का प्रोग्राम ही नहीं था कि तुम्हें हलाक किया जाए, या फिर वो इतने अलर्ट और मुस्तहकम थे कि उन्होंने असल सूरत हाल का अंदाज़ा लगा लिया था, लेकिन कोई कम वक्त हमारे हाथ नहीं आ सका। दूसरे प्रोग्राम के तहत हमने ऐसे लोगों का इंतखाब कर लिया था जिन्हें यहाँ से फरार करा के तुम्हारी हैसियत दी जा सके। मर्द विक्टर कोयल था जो इसराइली बाशिंदा है और स्मगलिंग के सिलसिले में 5 साल कैद की सज़ा भुगत रहा था। उसकी महबूबा एक जर्मन नज़ाल लड़की सोनिया हार्मन थी जो सिर्फ इसलिए यहाँ वक्त काट रही थी कि उसका महबूब जेल से रिहा हो जाए। हमारा एक साथी एजेंट उस लड़की से मिला और माकूल मुआवजे के तहत उसने उसे पेशकश की कि अगर वो चाहे तो उसके महबूब को जेल से रिहा करा के यहाँ से निकलने में मदद दी जा सकती है। लड़की तैयार हो गई और उसने हमारे एजेंट से दरख्वास्त की कि जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके ये कार्रवाई कर ली जाए। हमारे एजेंट ने उसके सामने एक तजवीज़ रख दी और कहा कि इसकी निगाह में 2 ऐसे अफराद हैं जो चंद रोज़ के अंदर अंदर बैरूत जाना चाहते हैं। वो उन्हीं के कागजात पर उन्हें यहाँ से बैरूत भेज सकता है। फिलहाल इसके अलावा और कोई जरिया नहीं। बैरूत पहुँचने के बाद वो जहाँ दिल चाहे जा सकते हैं। लड़की तैयार हो गई और फिर एक ख़ास तरीक़ाकार के तहत उस नौजवान को जेल से रिहा कराया गया जिससे कोई शक व शुबा बाकी ना रहे। उसे रिहा करा के लड़की के पास पहुंचाया गया। लड़की के पास पूरा मंसूबा पहले ही से तैयार था। उसने यही बताया कि इस तरह के कारोबार करने वाले गिरोह का एक फ़र्द उसके हाथ लगा है और वो इनकी मदद करना चाहता है, जिसके लिए वो उसे एक माकूल मुआवजा अदा कर चुकी है। नौजवान जाहिर है उन पेचीदगियों को नहीं समझ सकता था। चुनाचे दोनों तैयार हो गए और हमने अली उनके चेहरों पर तुम्हारा और तहजीब का मेकअप करा दिया। उसके बाद एजेंट के लिए कागजात तैयार कराना कौन सा मुश्किल काम था। उन कागजात की तैयारी के सिलसिले में हल्की सी तशहीर जारी रखी गई ताकि ज़रूरतमंद लोग इस तरफ मुतवज्जो हो जाएं। और फिर जब हमने ये महसूस कर लिया कि हमारे मतलब के चंद अफराद उन दोनों को अपनी निगाहों के दायरे में ले चुके हैं, तो हमने उनका प्रोग्राम कुछ मखसूस कानों तक पहुंचा दिया। उनके ज़रिए यकीनन मिस्टर हावर्ड तक उनके बैरूत रवाना होने की इतला पहुंच गई और अभी उसी फ्लाइट से चंद अफराद बैरूत गए हैं जिससे उन दोनों को रवाना किया गया था। समझ गए हो गए कि लाइन साफ कर दी गई है। मैंने तहसीन अमेज निगाहों से तारीना हार्डू को देखा और फिर ममनून लहजे में कहा, मैडम हार्डू, आपने हमारे लिए जो कुछ किया है उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। बस अली, मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ मुकम्मल एतमाद के साथ रहो। हम हर तरह से तुम्हारी खिदमत के लिए हाजिर हैं और मैं इस वक्त भी तुम्हें सिर्फ यही इतला देने आई थी। नाश्ता कर चुकी हूँ, अब मुझे इजाज़त दो। फिलहाल बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत नहीं। तुम अगर चाहो तो इस शहर के अलावा दूसरे इलाकों की सैर भी कर सकते हो। वैसे मुझे इतला मिलती रही है कि तुम लोग बहुत पुरसुकून वक्त गुजार रहे हो। तारीना हार्डू के जाने के बाद हम बहुत देर तक उस मौजू पर गुफ्तगू करते रहे। तहजीब मालिक एक्स बहुत खुश नज़र आ रही थी। मैं देर तक इस एहसास से लुत्फ़ अंदोज़ होता रहा। फिर मैंने कहा, तहजीब, मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं अपने मकसद की तकमील के लिए जल्द अज जल्द दोबारा काम शुरू कर दूं और मैं तुमसे एक मशवरा चाहता हूं। कहो, तहजीब ने पुरखुलूस अंदाज में कहा। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि मेरे जहन में इस अंदाज में काम करने का मंसूबा है, लेकिन इस मंसूबे की तकमील के लिए हमें बड़ी मेहनत से काम करना होगा। अगर हम अपने दरमियान कुछ साथी इकट्ठे कर लें और वो ऐसे हों जिन पर हम मुकम्मल एतमाद कर सकें, तो क्या इस काम की इब्तिदा में आसानी ना हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, लेकिन ऐसे साथियों का इंतखाब सबसे मुश्किल काम होगा अली। हाँ, मैं जानता हूँ, और इसलिए काम की इब्तिदा करने से पहले मैं इस पर खूब गौर व खोज कर लेना चाहता हूँ। यहाँ इस मुल्क में रहकर हमें जो मराहत हासिल हुई हैं उनसे फ़ायदा ना उठाना भी हमाकत है। दरअसल तहजीब, मैं ये भी नहीं चाहता कि तवील अरसे के बाद तुम्हारी मुय्यत के जो लम्हात मुझे मुयस्सर हुए हैं उन्हें फ़ौरन मसरूफियत में बदल दूँ। लिहाजा हम कोई ऐसा रास्ता मुंतखब करेंगे जिससे आज़ादी की ये लम्हात भी मुतासिर ना हो और हमारा मकसद भी पूरा हो जाए। एक बात कहूँ अली, बुरा तो नहीं मानोगे?
तहजीब बोली, तुम्हारी किसी बात का बुरा मानना मेरे बस में नहीं है तहजीब। तुम्हारे अंदाज़े फिक्र में एक तब्दीली महसूस हुई है मुझे। यूं लगता है जैसे पहले तुम यहाँ से निकल जाने के ख्वाह थे, लेकिन अब किसी वजह से अपने इस मकसद में तसाहिल बरतने के ख्वाहिशमंद हो। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने आंखें बंद करके मुस्कुराते हुए उसे मुखातिब किया। बात यह है तहजीब कि अब मेरी फितरत में थोड़ी सी खुदगर्दी पैदा हो गई है। मैं अपनी ज़ात के बारे में भी सोचने लगा हूँ, या फिर अपनी ज़ात में छुपे हुए तुम्हारे वजूद को देखकर मुझे ये एहसास होता है कि मैं अभी कुछ वक्त दुनिया के हंगामों से दूर रहकर तुम्हारी मैयत में गुजारूँ। इसे ख्वाह तुम मेरी खुदगर्दी समझ लो या मोहब्बत नाम की कोई चीज़। तहजीब के होंठों पर हल्की हल्की लर्जिश नमूदार हुई। मैंने उसके वजूद में एक कपकपाहट सी महसूस की। मेरे इन अल्फाज पर शर्माने की बजाय उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी हो गई। वो लरजते हुए लहजे में बोली, अली, मुझे जज्बात की दुनिया में ना भटकाओ। मेरी कहानी भी तुमसे पोशीदा नहीं। मेरी ज़िंदगी का कोई पहलू तुम्हारी निगाहों से ओझल नहीं। मुझसे ये एतराफ़ ना कराओ कि मैं अपनी ज़िंदगी के इस पहले दौर को बिल्कुल भूल गई हूँ। मुझे ये महसूस होता है जैसे मशरक मेरे वजूद में समा गया है। मेरा जी चाहता है कि मशरक की रवायात मेरी ज़िंदगी का सरमाया बन जाए। मैं एक छोटा सा घर बनाऊं और उसमें तुम्हारी खिदमत करती रहूं। लेकिन अली, मेरी मोहब्बत इस बात की मुतकादी है कि मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद से ना हटाऊं। मुझे आजमाइश में ना डालो अली। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझ पर एतमाद करना छोड़ दो। तहजीब का बदन होले होले लर्ज रहा था। मैं उसके करीब पहुंचा और मैंने बड़े एतमाद से उसका सर अपने सीने पर टिका लिया। नहीं तहजीब, तुम्हारी कैफियत को समझने के लिए मुझे अपने अंदर झांक लेना काफ़ी है। और सुनो, मैं जज्बाती होकर ये बात नहीं कह रहा। अब तक की ज़िंदगी आग और खून के सहरा में गुजारी है। मौत की होलनाक चीखें लम्हा बलम्हा कानों के करीब से गुजरती रहीं। ग्रेव वाइल के कैद खानों में मौत के इतने करीब से गुजरा हूँ कि ज़िंदगी बेवुकत शय मालूम होती है। मैंने ज़िंदगी से हुसीन तसव्वुरात को हमेशा के लिए खुर्च कर फेंक दिया था। मेरी दास्तान हयात का एक एक लम्हा खौफ से तहरीर होता रहा है, और अब जब इस रेगजार में कुछ हसीन फूल खिले हैं तो सच यही है कि मैं इनका नज़ारा करना चाहता हूँ। तहजीब, मुझे हक है कि मैं अपनी ज़ात का भी कुछ एहसास करूँ। मैं अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहा हूँ, इससे गफलत नहीं बरती मैंने। लेकिन ज़िंदा रहने के लिए तुम्हारा साथ अब बहुत ज़रूरी है, और शायद इसी तरह मैं अपने मकसद की तकमील आइंदा भी कर सकता हूँ, वरना तुमसे दूर होकर मैं नाकारा हो जाऊँगा। ये मुल्क बहुत हुसीन है। हम कुछ अर्सा यहाँ गुजारेंगे, सैरो तफरी करेंगे और ज़िंदगी को इन राहनाइयों के उसूल में सर्फ करेंगे जिसका हर ज़ी रूह तालिब होता है। हाँ अली, मैं भी यही चाहती हूँ। तहजीब बेख्तियार हो गई और उसके बाद हम दोनों देर तक जज्बाती गुफ्तगू करते रहे। फिर तहजीब संभली तो उसने शर्मगीन निगाहों से मुझे देखते हुए कहा, लेकिन ये समझ लो अली कि ये सब कुछ तुम्हारे ईमान पर हुआ है, वरना खुदा की कसम मैं उस वक्त तक तुम्हें मसरूफ़ कार देखना चाहती थी जब तक कि ये तुम्हारी ज़िंदगी का मिशन पूरा ना हो जाए। मिशन जारी रहेगा तहजीब, और हम ज़िंदगी की राहनाइयों से मुंह भी नहीं मोड़ेंगे। हाँ, अगर तुम ना मिलती तो मैं ज़िंदगी के इस रुख के बारे में कभी ना सोचता। इस नए फैसले से हम दोनों बेहद मुतमईन हो गए थे। इस वसी और इस मुल्क के बारे में मालूमात हासिल करना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था। हर जगह के नक्शे किताबी शक्ल में दस्तयाब हो जाया करते थे। चुनाचे इन नक्शों की मदद से हमने मुख्तलिफ इलाकों के बारे में तफसीलात मालूम की, और फिर एक खूबसूरत जजीरे का इंतखाब किया गया जो सान एस्टेलो के नाम से पुकारा जाता था। हमने तय किया कि उस जजीरे पर जाकर कुछ वक्त गुजारेंगे। तारीना हार्डू को इस बारे में इतला देना ज़रूरी था। चुनाचे उस रात वो हमारे साथ खाने में शरीक हो गई। हमारे इस फैसले से वो बेहद खुश हुई थी। सान एस्टेलो जजीरों की जन्नत कहलाता है, उसने कहा। बुलंदियों से गिरते हुए आबशार और उनके दामन में फैले हुए घास के उसीम मैदानों में तुम्हें तफरीह ट्रेलरों की बहुत बड़ी तादाद नज़र आएगी। उस इलाके में बैनुल अक़वामी आवारा गर्दों के गिरोह बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। हर जगह रक़्स व मौसीकी मिलेगी। यकीनन मेरे वतन के उस हिस्से को देखकर तुम्हें बहुत खुशी होगी। इसके अलावा अगर तुम चाहो तो मैं अपने तौर पर तुम्हारे लिए वहाँ आसाइशों का बंदोबस्त कर दूँ। छोटे छोटे कई होटल भी वहाँ मौजूद हैं। नहीं मैडम हार्डू, आप हमें यहाँ के शहरी की हैसियत से हर जगह घूमने फिरने की इजाज़त अनायत फरमा दें। बस आपकी यही नवाजिश काफ़ी होगी। वो तो तुम्हें हासिल है, मैं भला इस सिलसिले में क्या कह सकती हूँ या क्या कर सकती हूँ, तारीना हार्डू ने कहा। दूसरे दिन ही हमने सान एस्टेलो जाने की तैयारियां शुरू कर दी। एक मखसूस बंदरगाह से सान एस्टेलो और दूर दूर तक के जजीरों पर जाने के लिए मोटर लांचें दस्तयाब हो जाया करती थीं। हमने एक पूरी लांच अपने लिए हासिल की। भूरे रंग की टोपी में मलबूस पुर्तगाली मल्लाह हमें लेकर चल पड़ा। लांच बहुत हुसीन और वसी थी। मल्लाह के साथ दो उसके मावन थे।
نیلے سمندر کے سینے پر طرح طرح کی تفریحات میں مشغول لوگوں کو دیکھتے ہوئے ہم کافی دور نکل آئے۔ اب چھوٹی بڑی کشتیاں پیچھے رہ گئی تھی۔ ہاں، کچھ اسٹیمر ایسے تھے جو سان اسٹیلو کی جانب جا رہے تھے، بس وہ سمندری بلبوں میں ڈوبتے اور ابھرتے نظر آ جاتے تھے۔ تقریباً 3.5 گھنٹے کے سمندری سفر کے بعد سان اسٹیلو کا سرسبز ساحل نظر آیا، جس پر درختوں کے جھنڈ دھوپ کی روشنی میں سبزی مائل رنگ گھول رہے تھے۔ ساحل پر چھوٹے چھوٹے لکڑی کے سفید کیبنوں کی قطار بنی ہوئی تھی، جن کے درمیان اسٹیمر لنگر انداز کیے جا سکتے تھے۔ ہم ایسے ہی ایک کیبن کے نزدیک پہنچ گئے۔ کیبنوں کے سامنے سان اسٹیلو میں آنے کے لیے خوش آمدید کا بورڈ آویزاں تھا۔ گھٹنوں سے اونچے اسکرٹ والی ایک گلابی سی لڑکی نے، جس کا قد 5 فٹ سے زیادہ نہ ہوگا، آگے بڑھ کر ہماری پذیرائی کی اور ہمیں سیاح کی حیثیت سے سان اسٹیلو کی جنت میں پہنچنے کی مبارکباد پیش کی۔ پھر اپنی خدمات پیش کرتے اس نے شائستہ انگریزی میں کہا، اگر آپ پہلی بار سان اسٹیلو آئے ہیں تو میری خدمات آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوں گی۔ آپ گھاس کے میدانوں میں ٹرالروں میں قیام کریں گے یا پھر کسی 3 منزلہ ہوٹل کی رہائش گاہ آپ کو پسند آئے گی؟ بہتر یہ ہوگا بیس کہ آپ ہمیں کوئی ٹرالر دوا دیں۔ میں گین ملر کمپنی کی نمائندہ ہوں۔ ہمارے 5 ٹرالر اس وقت آپ کو خالی ملیں گے، ہر آسائش ان میں موجود ہے۔ آپ ان میں سے کوئی بھی پسند فرما لیجئے، میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ لڑکی نے 3 رنگوں کی ایک ببل کار اسٹارٹ کی اور ہم دونوں اس کے ساتھ بیٹھ کر چل پڑے۔ پتلی پتلی سڑکیں بہت ہی خوبصورت انداز میں بنی ہوئی تھیں۔ یہ 2 رویہ سڑکیں درمیان سے خالی تھیں اور نیچے خصوصی گہرائیاں نظر آ رہی تھیں۔ پہاڑیوں کے اوپر سے گزاری جانے والی یہ سڑکیں ہمارے اطراف کے حسین مناظر سے لطف اندوز کراتی ہوئی بالآخر ایک ایسے علاقے میں لے گئی جہاں کافی بلندی سے ایک بہت بڑا چوڑا آبشار گر رہا تھا۔ خوشنما ٹرالر گاز کے اس میدان میں سفید سفید کھلونوں کی مانند بکھرے نظر آ رہے تھے۔ ببل پتلی پتلی پگڈنڈیوں کے ذریعے گہرائی میں اترتی رہی اور پھر ایک جگہ جا کر رک گئی۔ بہت سے سیاح ادھر ادھر گھومتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ پہلا ہی ٹرالر جو اس نے ہمیں دکھایا کافی کشادہ اور ہماری پسند کے مطابق تھا، اس لیے ہم نے مزید ٹرالر دیکھنے کی فرمائش نہ کی اور اس پہلے ٹرالر کی ادائیگی 1 ماہ کے لیے کر دی، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اس ننھی منی گڑیا جیسی لڑکی کو اچھی خاصی رقم ٹپ کے طور پر دے دی۔ اس نے ہمیں اپنا فون نمبر دیا اور ایک سمت اشارہ کرتے ہوئے بولی، ادھر ٹیلی فون بوتھ کی قطار ہے، کوئی بھی ضرورت ہو آپ کسی بھی ٹیلی فون بوتھ سے اس نمبر پر رنگ کر کے اپنی ضرورت بیان کر دیں، ہم آپ کو یہاں ہر قسم کی سہولت مہیا کرنے کے پابند ہیں۔ لڑکی اپنی ننھی منی سی کار میں بیٹھ کر چلی گئی تو ہم ٹرالر میں آ گئے۔ تہذیب کے رخساروں سے مسرتوں کی شفق پھوٹ رہی تھی، وہ اس حسین دنیا میں آ کر بے پناہ خوش تھی۔ ہم نے علاقے کی مناسبت سے اپنی تفریحات کا پروگرام بنا لیا۔ رات ہوئی تو اس وسیع و عریض سبزہ زار میں روشنیوں کے کمل جگمگا اٹھے، جگہ جگہ سے موسیقی کی آوازیں ابھر رہی تھی، حسین اور کھنکتے ہوئے کہکے دور دور تک بکھرے ہوئے تھے۔ ہم اس پرفضا منظر کی سیر کرنے کے لیے نکل آئے۔ خوش بختی سے آسمان شفاف تھا اور فضا بادلوں سے پاک تھی۔ جب چاند نکلا تو اس حسین منظر میں ہزاروں گنا اضافہ ہو گیا۔ پہاڑوں کی بلندیوں سے نکرئی چاندنی پانی میں گل کر نیچے کی سمت آنے لگی اور ہم بھی اختیار آبشار کی جانب چل پڑے، جہاں بے شمار جوڑے فطرت کے حسن سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ یہ جدید دنیا کے ایک جدید ترین مقام تھا۔ یہاں کی اقدار مشرق سے مختلف تھی، چنانچہ چاروں طرف بکھرے ہوئے مناظر ہماری فطرت سے ہم آہنگ نہ ہو سکے اور ہم کسی تنہا اور پرسکون گوشے کی تلاش میں آبشار کی دوسری جانب چل پڑے۔ آبشار سے گرتے ہوئے پانی سے بننے والی ایک چھوٹی سی ندی کے کنارے پڑے ہوئے پتھروں پر بیٹھ کر ہم گنگناتی ہوئی ندی کی روانی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ زبانیں خاموش تھیں لیکن احساسات ایک دوسرے کی کیفیات کے ترجمان تھے۔ آدھی رات تک ہم دونوں یہاں رہے اور اس کے بعد ٹرالر میں واپس آ گئے۔ سان اسٹیلو کے 3 دن اسی طرح گزر گئے کہ احساس بھی نہ ہو سکا۔ اس جزیرے پر ترقی کی جدید ترین لہر تو تھی ہی، لیکن قدرت نے بھی اس جزیرے کو اتنا حسن دیا تھا کہ اس کی صحیح ترجمانی ناممکن تھی۔ چوتھے دن صبح 10 بجے جب ہم سو کر اٹھے تو کوئی باہر ہمارا منتظر تھا۔ ننھی سی خوبصورت لڑکی نے اندر ہی ہماری آہٹیں محسوس کر کے ایک چھوٹی سی کھڑکی باہر سے کھولی اور اندر جھانکتے ہوئے کہا، ایکسکیوز می جینٹل مین، آپ کی ایک مہمان باہر آپ کا انتظار کر رہی ہے۔
उसकी आवाज सुनकर हम चौंक पड़े थे। तहजीब ने जल्दी से आगे बढ़कर ट्रालर का दरवाजा खोला तो तारीना आडू एक खूबसूरत लिबास में मलबूस सामने खड़ी नजर आई। उसे देखकर तहजीब ने खुशी की आवाज बुलंद की और फिर बाहर निकलकर उससे मुसाफा किया और उसे अंदर ले आई। तारीना आडू की आमद पर मैं भी हैरान रह गया था, लेकिन मजीद हैरानी उसके चेहरे के तासरात देख कर हुई, जिस पर कोई खुशगवार कैफियत नहीं थी। साफ जाहिर होता था कि वो किसी परेशानी का शिकार है। वो फीके से अंदाज में मुस्कुराती हुई अंदर आ गई। मैं जानती हूँ कि सान एस्टेलो की जन्नत में मुझ जैसी किसी शख्सियत की मुदाखलत कितनी नाखुशगवार हो सकती है, लेकिन अली सूरत हाल कुछ ऐसी हो गई थी कि मुझे तुम्हारी इन तफरियात में मुदाखलत करना पड़ी। उसके संजीदा लहजे पर मैं चौंक कर उसे देखने लगा था। क्या बात है मैडम तारीना, यकीनन कोई ऐसा ही मसला होगा जिसके लिए आप इस कदर संजीदा हो गई हैं। हाँ, बड़ी परेशान कुन इतलात हैं। इन इतलात ने मुझे बुखला कर रख दिया अली, तारीना आडू ने कहा। मैंने तहजीब की तरफ और उसने मेरी जानिब देखा। तारीना आडू के अंदाज से हम दोनों ही परेशान हो गए थे। मेरे ज़हन में बहुत से खदशात ने सर उभारा था, लेकिन मैं इंतज़ार करता रहा कि तारीना आडू ही इस सिलसिले में गुफ्तगू का आगाज़ करे। मैडम मार्टिना से अचानक राब्ता मुनक़ते हो गया है, तारीना आडू ने कहना शुरू किया, और वहाँ मार्शल पर जो चंद नए अफराद इस इलाके की निगरानी के लिए भेजे गए थे, उन्होंने इतला दी है कि मैडम मार्टिना उस इमारत से लापता हैं जहाँ उनका क़याम था। दरअसल इसी दौरान हम अपने तौर पर बेशुमार इक़दामात करते रहे हैं। मार्शल से कैंट, मोर और दूसरे लोगों को वापस बुला लिया गया था। उनमें से कुछ लोगों के लिए सज़ाएं तजवीज़ की गई थी। कैंट को इसलिए छोड़ दिया गया कि उसके बीवी बच्चे हायल जोशू के कब्जे में जा चुके थे, और उसी बुनियाद पर उसे ब्लैकमेल करके हायल जोशू अपने काम के लिए मजबूर करता रहा था। मैडम मार्टिना ने इस बात की तस्दीक की और कैंट की सज़ा माफ़ कर दी गई। उसके बाद जो नया अमला वहाँ भेजा गया वो सूरत हाल से बाखबर था।